बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा लगातार इस वक्त जारी है और आज सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान भोजपुर और बक्सर पहुंचे, जहां पर बक्सर में सीएम ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात बक्सर वासियों को दी। बक्सर में सीएम नीतीश कुमार ने 486 करोड़ की 23 योजनाओं का शिलान्यास और 106 करोड़ की 41 योजनाओं का उद्घाटन किया। बक्सर के बाद सीएम भोजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 269 करोड़ की 227 योजनाओं का शिलान्यास और 197 करोड़ की 494 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने आरा में 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उद्घाटन भी किया। 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और उसी समय से सरकार बनी है, तब से चल रही है। तो तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी थी, एनडीए सरकार की 24 नवंबर 2005 को, तो उसके पहले वाली जो सरकार थी जिसकी, अब उस सब का कितना फालतू काम था। इसीलिए आप हर किसी को मालूम होना चाहिए क्या रहता था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के तो वहीं भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नीतीश कुमार के आगमन पर उनके कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि सीएम नीतीश बिहार के शिल्पकार यानी कि विश्वकर्मा हैं। उन्हें अभी भी बिहार में ही रहने की जरूरत है, उनको अभी दिल्ली नहीं जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री आज समृद्धि यात्रा के तहत भोजपुर पहुंचे थे, जहां सैकड़ों करोड़ योजनाओं से संबंधित विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। और देखिए चारों तरफ काफी संख्या में उनको सुनने के लिए जो लोग हैं वो पहुंचे थे। हम सीधे बातचीत करेंगे जो लोग यहाँ पहुंचे हुए। आप बताइए, सैकड़ों करोड़ की सौगात, क्या कहेंगे आज मुख्यमंत्री भोजपुर की धरती पर? मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। बिहार के विश्वकर्मा हमेशा से बिहार को गढ़े हैं, उस क्रम में आज उन्होंने आरा को ही गढ़ने का काम किया, कुछ देने का काम किया। हर जगह के लोग, बिहार के लोग, सूबे के लोग समृद्ध हो, इसी परिकल्पना के तहत वे आज आए थे। हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सभा पर हम लोग सुने भाषण, बहुत दिल खुश है। और हम लोग 2025 से 30 माननीय मुख्यमंत्री जी को जनादेश दिए से हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किए हैं कि आपको 2025 से 30 तक देखना चाह रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो जाते जाते निशांत बाबू को देखा जाए। मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। हमको तो खाने का तात्पर्य है कि यही रहे। हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री हैं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री ना बने। नहीं, दिल्ली हम तो कहते हैं कि दिल्ली नहीं जाए तो अच्छा है। कार्यकर्ताओं की मांग है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको 25 से 30 तक यहीं रहने की जरूरत है ताकि बिहार को और विकसित किया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां पर जेडीयू नेता निशांत कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ संगठन की मजबूती और रणनीति पर चर्चा की है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू नेता निशांत कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और इस वक्त उनकी तरफ से ये बैठक, जिसमें पार्टी को और उस संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी इस दौरान देखने को मिली। जेडीयू कार्यालय में निशांत कुमार की तरफ से ये बैठक, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और उन्होंने कहा कि संगठन और कैसे मजबूत हो और कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में ही चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रही। निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। पिताजी को अपनी तरफ से जाने के लिए से बधाई देता हूँ। हम लोग पिताजी के मार्गदर्शन में ही चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के सारे वरीय कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हो या जमीनी कार्यकर्ता, सबको साथ लेकर चलूं। और जनता का स्नेह प्यार जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आभार देता हूं। आप सब अपना विश्वास बनाए रखें। और बड़ी खबर आ रही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान से जुड़ी हुई, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी देख लीजिए। तो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव का सरकार पर जोरदार निशाना और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े करते हुए तेजस्वी यादव, बिहार में कानून व्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है और ऐसे में मुजफ्फरपुर गोलीकांड को लेकर उनकी तरफ से मांग की गई। उन्होंने कहा कि आरोपी दारोगा पर कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो भी सुनिए। पुलिस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है।
प्रशासन का, यहाँ के सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। कोई कंट्रोल पुलिस पे नहीं रह चुका है। अराजकता का माहौल पूरी जगह, पूरे बिहार में भरा हुआ है और हर दिन गोलियां चल रही हैं, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और बिहार जो है हाहाकार जो है कर रहा है। तो आज जो पीड़ित परिवार जो है, जिनकी हत्या की गई है पुलिस के द्वारा और अब तक सरकार जो है कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है, तो हम लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और प्रशासन के लोगों से भी मांग करते हैं कि जो भी दरोगा ने गोली मारी है निर्दोष व्यक्ति की, उसको जो है कठोर से कठोर सजा जो है वो मिलनी चाहिए। जीतू ने अपने सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता को खत्म करने की आधिकारिक मांग कर दी है। तो गिरिधारी यादव पर एक्शन की मांग जेडीयू की तरफ से की गई है। जेडीयू ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और लोकसभा सदस्यता जो उनकी सांसद की है उसे खत्म करने को लेकर मांग रखी है। और बताया यह भी गया कि संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर उन्हें औपचारिक नोटिस भी सौंप दिया है। नोटिस में उन्होंने गिरिधारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। विवाद का मुख्य कारण विधानसभा चुनाव में गिरिधारी यादव के बेटे का आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना बताया गया। जेडीयू का आरोप है कि सांसद ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया। पार्टी इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उनकी सदस्यता को रद्द करने पर अड़ी हुई और गिरिधारी यादव को पहले ही पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। अगले 15 दिनों के भीतर जवाब देने को भी उन्हें कहा गया था, लेकिन अब मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे उनकी संसदीय सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक गई है। देखिए, बांका के सांसद श्री गिरिधारी यादव जी, ये गत 2025 का जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने खुले आम जाकर के जनता दल यूनाइटेड के अगेंस्ट में प्रचार किया, राजद के फेवर में उन्होंने प्रचार किया। उनका पुत्र जो था वो राजद का कैंडिडेट था और वो बेलहर विधानसभा से, उनका पुत्र बांका के बेलहर विधानसभा से राजद का कैंडिडेट था और एनडीए के कैंडिडेट के विरुद्ध में उन्होंने प्रचार किया और अपने पुत्र के फेवर में उन्होंने प्रचार करने का काम किया और इसका प्रूफ हमारे पास है और हमारे पार्टी के निर्देशानुसार उस पर कार्रवाई करने का आदेश हुआ है। मैंने लोकसभा के माननीय सांसद के पास में अपना पिटीशन दिया हूं कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और इस बीच डीजीपी विनय कुमार की तरफ से एक अहम बैठक, जिसमें रामनवमी को लेकर सुरक्षा इंतजामों को लेकर समीक्षा की गई है। सभी रेंज के आईजी, डीआईजी और जिला एसएसपी और एसपी में मौजूद रहे और करीब 2 घंटे तक ये हाई लेवल बैठक चली है। डीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन भी इस बैठक में शामिल थे। सभी जिलों के सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। प्रमुख मंदिरों पर विशेष सुरक्षा इंतजामों के आदेश इसमें शामिल हैं। वहीं सीसीटीवी से निगरानी बढ़ाने का आदेश और निर्देश भी दिया गया। साथ ही कर्मियों की तैनाती करने के आदेश के साथ साथ बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को अलर्ट रखने को कहा गया है। एसएसपी और एसपी को खुद सुरक्षा व्यवस्था जांचने के निर्देश दिए गए। डीजीपी विनय कुमार मौजूद है हमारे साथ। सर, रामनवमी है और रामनवमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जाते हैं। पटना की भी बात करें तो 2 बजे रात में ही पट खुल जाएगा। क्या तैयारी है सुरक्षा व्यवस्था को? देखिए, संपूर्ण तैयारी है। बलों की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में की गई है। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। डीजे पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और गश्ती की पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे शांति समिति की बैठक की गई है और सभी प्रकार की जो तैयारियां है वो तैयारियां कर ली गई है। पुलिस पूरी तरीके से सचेष्ट है। सभी पुलिस लाइंस में जितने राइट कंट्रोल गियर हैं, वाटर कैनन, राइट कंट्रोल व्हीकल, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, सभी साज सज्जा के साथ
अभ्यास भी कर रहे हैं पुलिस लाइंस में सभी पुलिसकर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं, और सभी की ब्रीफिंग भी काफी पर्याप्त तरीके से की गई है, और किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए वो पूरी तैयारी है पुलिस की। लोगों से क्या अपील होगी सर, चूंकि भीड़ काफी रहती है, अफवाह कई तरह के आते हैं सामने, लोग जो है अफवाहों पर ध्यान न दे, क्या? नहीं, लोगों से अपील है कि हर्षोल्लास के वातावरण में इस पर्व को मनाएं और किसी भी प्रकार की ऐसी हरकत ना करें जिससे वहां की विधि व्यवस्था प्रभावित हो। लोगों से अपील है कि आप कानून को ना तोड़ें, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है रामनवमी मनाएं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। रामनवमी के मौके पर पटना के राजवंशी नगर में स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं और रामनवमी की तैयारी पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी भव्य तरीके से की जा रही है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कतारें होंगी। श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए शेड के इंतजाम किए गए और इस दौरान सुरक्षा के खास बंदोबस्त हैं। मंदिर के अध्यक्ष से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर के साथ साथ राजवंशी नगर के पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी लाखों श्रद्धालु रामनवमी के दिन दर्शन करते हैं। इस बार पंचरूपी हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी, अध्यक्ष हमारे साथ हैं। रामनवमी की क्या कुछ तैयारी है? जी, रामनवमी में जैसा कि आप जानते हैं कि काफी बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए, तो हम लोगों ने काफी इंतजाम किए हैं। भक्तजनों के लिए चूंकि लंबी लाइन हो जाती है तो उनके लिए पंडाल लगाए गए हैं ताकि उन्हें धूप से असुविधा न हो, और महिला भक्त और पुरुष भक्त के लिए दो अलग अलग लाइन है, दोनों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार है ताकि वो महिला भक्त और पुरुष भक्त दोनों लोग सुविधा से मंदिर में प्रवेश करें और पूजा अर्चना कर सकें। यहाँ भी जो श्रद्धालु आती नैवेद्यम खरीदते हैं, तो कितने नैवेद्यम आप लोग स्टॉक में वहाँ रख रहे हैं? ये पर्याप्त संख्या में है, उसकी कोई कमी नहीं होगी। पर्याप्त संख्या में नैवेद्यम है और जो जितना चाहें वो यहाँ पर ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। कितने श्रद्धालु शामिल होंगे? हम लोगों का श्रद्धालुओं का अंदाजा नैवेद्यम के बिक्री के अनुसार हम लोग एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दे सकते, बट श्रद्धालुओं के द्वारा जो बिक्री खरीदा जाता है नैवेद्यम, तो पिछले बार हम लोगों के यहाँ तकरीबन 50 क्विंटल के लगभग बिक्री हुआ था नैवेद्यम का। तो उस आधार पर हम लोग पिछली बार भी अनुमान लगाए थे, और जो छोटे मुखदल लड्डू होते हैं आसपास में जो दुकानें हैं उससे भक्त प्रसाद चढ़ा खरीदते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, तो उस आधार पर हम लोग पिछली बार भी हम लोग के यहाँ संख्या 1.5 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं की गई थी। तो इस बार अनुमान करते हैं कि 1.5 लाख से ऊपर ही भक्त आएंगे। पंचरूपी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ राम जी के भी दर्शन होते, यही वजह है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और उसके मद्देनजर मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अब बात बिजली की, तो बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं होगा, बल्कि समय के अनुसार ये तय किया जाएगा। बिजली अब शाम को महंगी और दिन में सस्ती होगी। शाम 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 20% अधिक शुल्क अब आपको बिजली की दरों पर देना होगा। स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं पर यह लागू होगा और विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे टैरिफ को मंजूरी दे दी है। बिजली कंपनी की याचिका पर आयोग ने इसे मंजूरी दी है। पहले ये औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए लागू थी। रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक 100% बिजली दर लगेगी। वहीं सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये 80% होगी। लेकिन शाम 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को यही 110% बिजली दर लगेगी। शाम 5 से रात के 11 बजे तक गैर घरेलू अगर देखा जाए तो वहां पर यह दर 130% बिजली दर के तौर पर होगी। आपको यह भी बता दें कि बिहार में 2 करोड़ 21 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनके ऊपर इसका सीधा असर होगा। और झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। जी हां, झारखंड में अब बिजली दर महंगी हो गई है। ग्रामीण इलाकों में 50 पैसे बिजली दर महंगी कर दी गई है और उपभोक्ताओं को अब 4 रुपए 20 पैसे यूनिट के हिसाब से ये दर देने होंगे। लेकिन यही शहरी क्षेत्र में 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई और ये दर शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 7 रुपए 40 पैसे पर यूनिट के हिसाब से तय कर दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की।
पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर माड़ीपुर मिलिक गांव में एक महिला और उसके परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि सरकारी शिक्षक जितेंद्र सहनी और उनके साथियों ने जमीन के विवाद को लेकर महिला के घर पर हमला किया और इस दौरान महिला का सिर फोड़ दिया गया। परिवार के अन्य सदस्यों को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट करते हुए लोग आपको इन तस्वीरों में नजर भी आ जाएंगे। और ये वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये मारपीट की जा रही है और महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। पीड़िता ने मामले में अब पुलिस से शिकायत की है। झगड़ा भेलक जमीन विवाद ला। हमरा बाबा दादा की जमीन बाके हमार 50 साल से पर हमनी नाद फूटा रखले बाड़ी। हमनी माल जाल खियबै रही हवे अयलक सा त चारों माल के खोल के बेलगा देल, नाद फोड़ देलक, कल तोड़ देलक, सब रोड उड सब ले गेलक, शांति रहे सब ले गेल बा। हमरा के मारलक, हमरा 2 गो बेटी के मारलक, 2 गो बेटा के घर में से घींच के मारलक। वहीं दानापुर के फुलवारी शरीफ में अतिक्रमण हटाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 36 साल के एक दुकानदार रवि रंजन कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। वो एम्स के पास ठेला लगाकर लिट्टी बेचता था। अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम के पहुंचने पर दुकानदार अपना सामान हटा ही रहा था और तभी रवि रंजन का ठेला बिजली के तार की चपेट में आ गया। सड़क पर जमा पानी में करंट फैल गया और इसकी चपेट में आने की वजह से रवि रंजन की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। खबर छपरा से, जहां एकमा में रसोई गैस कालाबाजारी का मामला सामने आया है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर से 16 रसोई गैस सिलेंडर को बरामद किया। परसा पूर्वी पंचायत के छपिया गांव में घर से देखे ये सिलेंडर की बरामदगी की गई है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। बताते चलें कि गैस सिलेंडर में 4 सिलेंडर जो है, जो बरामद गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं, इसमें से 4 भरे हुए हैं, जबकि 12 गैस सिलेंडर खाली बताए गए। छपिया गांव में कालाबाजारी की जा रही है और अवैध रूप से ज़्यादा मात्रा में सिलेंडर रखा गया वहां पे। उसी के परिप्रेक्ष्य में एकमा थाना के सहयोग से छापेमारी की गई है और सोनू कुमार पांडे उनका नाम है। उनके घर से छापेमारी के दौरान 16 सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 भरा हुआ था और 12 जो है खाली सिलेंडर था। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त संसद भवन में सर्वदलीय बैठक इस वक्त भी चलती हुई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है, सर्वदलीय बैठक, जिसमें वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की जा रही है। सर्वदलीय बैठक में हालांकि टीएमसी शामिल नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में मौजूद हैं और वेस्ट एशिया के हालात पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। ऊर्जा संकट पर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। देश में कच्चे तेल की कहीं कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है, पर्याप्त पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता है। घरेलू पीएनजी भी 100% सप्लाई उसकी जारी है। अफवाहों पर लोगों से अपील की गई कि ध्यान न दें। एलपीजी की डिलीवरी भी सामान्य है। कालाबाजारी पर रोक लगाना जरूरी है और कई राज्यों में इसे लेकर लगातार रेड भी किए जा रहे हैं। लेकिन कालाबाजारी को रोकने की जिम्मेवारी जो है वो राज्य सरकारों की है। लेकिन कहीं से किसी तरह की कमी नहीं है देश में। लोगों को अफवाहों से बचना होगा। हमारे पास लगभग सालाना 26 करोड़ टन कच्चे तेल को रिफाइन करने की कैपेसिटी उपलब्ध है। घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे फ्री गैस 500 रुपए तक की या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर जैसी चीजें अनाउंस की हैं। राज्य सरकारों को भी लिखा गया है और उन्हें भी 10% कमर्शियल गैस एलपीजी एडिशनल देने की बात की गई है।
और अब बात मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की कर लेते हैं। तो बेशक ट्रंप ईरान को लेकर 5 दिनों की मोहलत का ऐलान कर चुके हैं। बावजूद इसके ईरान जंग के 26वें दिन भी इजराइल और ईरान के बीच हमले जो हैं चलते हुए और ईरान लगातार इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए, इजराइल और यूएस सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल पर लगातार ये हमले, तेल अवीव पर भी ऐसे ही अटैक और फिलिस्तीन पर भी हमला। यूएस का ब्लैक हॉक देखिए मार गिराया गया। ईरान के लॉन्च सेंटर की भी बात करें, यहां पर भी इसे तबाह कर दिया गया। और इराक के इरबिल पर मिसाइल अटैक किया जाता और हिजबुल्लाह को भी निशाने पर इजराइल इस वक्त हमले के तौर पर लगातार नुकसान बड़ा पहुंचाता हुआ। तो देखिए, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इन हमलों की, उन हमलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त भी युद्ध जो है वो तेज गति से चलता हुआ। हालांकि ईरान को लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये युद्ध खत्म करने की तरफ कोशिश हो रही है। और युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान पर हमले में इजराइल ने यह कहा है कि ईरानी नेवी कमांडर की मौत हो गई है। ईरानी नौसेना के कमांडर मोसायिब बख्तियारी की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरानी मीडिया ने भी बख्तियारी की मौत पर अब मोहर लगा दी है। और अब बात हरीश राणा की, तो दिल्ली में अंतिम संस्कार हरीश राणा का कर दिया गया है और हरीश के भाई आशीष ने उन्हें मुखाग्नि दी। हरीश राणा ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। 31 साल के हरीश 13 साल से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। ये देश का पहला मामला है जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु दी गई। एम्स में हरीश को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया और इसका मतलब ये होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिए जाते हैं उसे इस रूप में देखा जाता है, उससे रोक दिया जाए या हटा दिया जाए ताकि मरीज की मौत हो सके। और अब खबरें कारोबार जगत से जुड़ी हुई। भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार यानी 25 मार्च को बम्पर तेजी देखने को मिली। आज सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 1205 अंक यानी 1.63% बढ़कर 75,273 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 394.05 अंक यानी कि 1.62% बढ़कर 23,306 पर बंद हुआ। और अब बात क्रिकेट जगत की करें तो कुलदीप यादव अपनी पत्नी वंशिका चड्ढा के साथ वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। शादी के